हेडिंग डालिए स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्सेस। ये फोर्सेस यहां भी पढ़ा रहा हूं, और ये हम सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पढ़ेंगे, सेकंड बुक का 3rd चैप्टर है या ऐसा कुछ है, वहां भी पढ़ेंगे। देखना क्या है ये स्प्रिंग फोर्सेस। ये हमारे पास स्प्रिंग है, ठीक है। मैं इस स्प्रिंग को खींचता हूं तो स्प्रिंग इस पर पीछे की तरफ से फोर्स लगाएगी, क्लियर। यानी कि स्प्रिंग के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग अलग है। डिस्प्लेसमेंट उधर है तो स्प्रिंग फोर्स इधर है, लेकिन अगर मैं ये स्प्रिंग फोर्स को इधर दबा दूं तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगी? कोई दिक्कत इसमें? तो स्प्रिंग फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। अब मुझे बताइए, मैंने स्प्रिंग खींची 1 मीटर, उसके लिए मुझे 1 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा। मैंने स्प्रिंग को 2 मीटर खींचना है तो फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और खींचूंगा तो और बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगेगा kx, और इस k को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। लिख लीजिए। अब सोचो, स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग के मटेरियल पे डिपेंड करेगा। अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बता दूं, बढ़ा दूं, तो स्प्रिंग का फोर्स भी बढ़ जाएगा और आपको और ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ऐसी स्प्रिंग को हम बोलते हैं हार्ड स्प्रिंग। क्या वो तो खींचती नहीं है, एक पतली सी आपने खींच करके लपेट दी थोड़े से ताकत में। तो स्प्रिंग कांस्टेंट अगर ज्यादा है तो हम कह देंगे स्प्रिंग कैसी है? हार्ड स्प्रिंग। इतनी आसानी से आप उसको खींच नहीं पाएंगे। और अगर ये लेस है तो वो आपके पास सॉफ्ट स्प्रिंग कहलाएगी। लिखिए इसको। किसी का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है, इसका क्या मतलब? कि आप उसको खींच नहीं पाएंगे। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग फोर्स। मैं आपको रियल वाला डेरिवेशन करा देता हूं, क्योंकि बुक्स में कुछ दूसरा वाला भी दिया जाता है, बट उसमें मजा, उसमें कुछ चीजें अच्छी नहीं है। देखो, हमें इजी पढ़ा दूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सही और अच्छे से पढ़ा दूं वो इंपॉर्टेंट है। सपोज करो ये स्प्रिंग है, ठीक है। मैंने स्प्रिंग को खींच करके यहां पर ले आया हूं, जो कि यहां से x1 डिस्टेंस पर है, ठीक है। हाँ, क्लियर। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। अब मैं चाहता हूं इसको खींच करके और दूर लाऊं, यानी कि मैं चाहता हूं कि इसको खींच करके इस पोजीशन पर ले आऊं, जो कि यहां से x2 पोजीशन पर है। इसको खींचने के लिए सपोज करो मैंने इसको खींच करके यहां ले आया 1 मीटर। 1 मीटर खींचने के लिए मुझे 1 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। अब इसको और खींचूंगा तो 1 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लगाना पड़ेगा, और खींचूंगा तो और फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि इस स्प्रिंग को x1 से x2 खींचने के लिए मुझे फोर्स बार बार इंक्रीज करना पड़ रहा है। यानी कि यहां पे जो आपने फोर्स लगाया है वो कैसा फोर्स है? वेरिएबल है। और मैं फोर्स जो लगा रहा हूं तो वो मेरा वर्क डन है, बट स्प्रिंग भी अपना फोर्स लगा रही है, वो स्प्रिंग का वर्क डन है। क्लियर। अब मैं जो फोर्स लगाऊंगा वो वेरिएबल होगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी वेरिएबल होगा। मैं इसको खींच करके यहां तक ले आया, अब मैं इसको छोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? वापस चली जाएगी। यानी कि मैंने इसको खींचने में जो वर्क करा है वो इसकी एनर्जी में स्टोर हो गया, क्योंकि मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करी है। इसलिए इस एनर्जी को मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने इसको खींच करके इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी, और अब जैसे इसको छोड़ूंगा तो
तो ये अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ भागेगा, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो मैंने इसको x1 से x2 जब खींचा है तो कितना काम करा है, वही काम इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। लिखिए क्लियर। तो हम निकालेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। लिखिए सिंस force is variable, spring force is variable, since spring force is variable, so work done by spring force for a small displacement dx is given by, अब वेरिएबल फोर्स है और मुझे वर्क डन निकालना है तो मुझे इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन में हम मानते हैं कि यहां से x पे जाके dx डिस्टेंस, ये लाइन याद रखना, जो आपकी ओरिजिन पोजीशन होती है, काफी यूज होती है फिजिक्स में, कि हमें कोई एलिमेंट मानना है तो जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वहां से x पे जाके dx, तो यहां से मैं x पे जाकर के dx ले रहा हूं, इस डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं। और ये मानता हूं कि जब मैं इसको यहां से यहां पे खींच रहा हूं तो स्प्रिंग का फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो वर्क डन जो दिया जाएगा, स्प्रिंग का फोर्स इधर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट आपकी आगे की तरफ, यानी कि माइनस F dot dx। क्लियर। सो नेट वर्क डन इज, इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं, स्प्रिंग फोर्स की क्या वैल्यू है, k इंटू एक्स, कि सर माइनस के एक्स, मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी पिछली कर रखी है। जब मैं डायरेक्शन ऑलरेडी मान चुका हूं तो यहां पे भी माइनस साइन जो लगेगा, आपने जहां स्प्रिंग फोर्स लिखा है वहां पे लिख लीजिए नेगेटिव साइन, पहले जो लिखा है, इंडिकेट दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज, सर हाँ यस सर, हाँ, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बोर्ड बड़ा लगा लूंगा, टेंशन है, अपोजिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या उसके बाद ये लिखना है? नहीं, ये मैं पहले लिखा रहा हूं, पहले वाले में लिख लिया ना, हो गया। डेरिवेशन कंटिन्यू कर दूंगा ना। अब जब मुझे पता है कि नेगेटिव साइन से डायरेक्शन को बता रहा है और मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी अपोजिट मान ली है, तो मैं यहां पर नेगेटिव नहीं लिखूंगा, ठीक है। या फिर आपको नेगेटिव लिखना है तो इसको हटा दो, फिर नेगेटिव लिखो, ठीक है। तो दो दफा नहीं लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू लिखता हूं kx dx, ये हो गया वर्क डन। अब x की लिमिट लगेगी, मिनिमम कहां पर है, x1 पर, x1 से x2, kx dx, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा n+1 अपॉन n+1, 1+1 1+1, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो ये आ गया मेरे पास वर्क डन, लिख लीजिए, हो गया। चलिए और समझिए। तो ओवरऑल बात ये हो गई कि वर्क डन मेरे पास आ गया है
माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। और यही वर्क डन किसमें चेंज हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। और आपने पढ़ा होगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। पढ़ा था ना पिछली क्लास में? रिवाइज करके आते हो नहीं आते हो? तो माइनस डेल्टा वी यू। माइनस से माइनस कट जाएगा, डेल्टा यू, डेल्टा मतलब चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। ये हो गया हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे पता है कि पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव क्वांटिटी है, हमें एक रेफरेंस डिफाइन करना पड़ेगा, एक ऐसा रेफरेंस जहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान सके? जीरो। तो ये जो जगह है, अगर मैं कह दूं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है, कहां पर? सिंपल स्प्रिंग रखी हुई है, कुछ नहीं कर रही, कहीं नहीं जा रही, उसको मैं जीरो मान सकता हूं। बट यहां पे x की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। तो एट x इज इक्वल टू जीरो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। अब आप इसको अगर खींचना चाहते हैं, कितना खींचना चाहते हैं? x। यहां से x खींचना चाहते हैं, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को मैं यू कह देता हूं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर था, मैं इसको ऐसे करके आगे की तरफ खींचना चाहता हूं, यहां तक लाना चाहता हूं, इसको x डिस्प्लेसमेंट देना चाहता हूं। और इस पोजीशन जिसको हमने पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना है, हम कहेंगे मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लिया? जीरो। तो यहां पर x1 को क्या रख दूंगा? जीरो। u इनिशियल क्या रख दूंगा? जीरो। और u फाइनल को क्या रख दूंगा? u। सो u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म। लिख लीजिए आराम से। क्या सीखा हमने? लिखिए उसको। क्या सीखा? लर्निंग क्या रही? हमने ये सीखा कि अगर एक स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर होती है तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो। लेकिन अगर आप इस स्प्रिंग को खींच देते हैं, कितना खींचते हैं? x। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। यह आपने वर्क करा है। अगर आपने x1 खींचा है तो x1 स्क्वायर, फिर आप इसको और आगे खींच देते हैं तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, अगर आपने इसको x2 खींचा है, हाफ के x2 स्क्वायर। पहली पोजीशन में थी हाफ के x1 स्क्वायर, सेकेंड में आ गई हाफ के x2 स्क्वायर। आपसे पूछा आपने कितना वर्क करा है, तो वर्क डन विल बी u2 माइनस u1, यानी कि हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये वर्क डन आपने निकाला हुआ है, देखिए उधर ध्यान से। तो ये उल्टा हो गया। सिंपल आपसे बोले x1 खींचा है तो पोटेंशियल एनर्जी बताओ, हाफ के x1 स्क्वायर। बोलता है x2 खींचा, पोटेंशियल एनर्जी बताओ, हाफ के x2 स्क्वायर। आप बोलता है x1 से x2 जाने में कितना वर्क करा है? भाई यहाँ 10 जूल है, यहाँ 20 जूल है, तो आपने इसमें 10 जूल का काम कर दिया तभी तो 20 जूल हुआ है। तो इस तरह से होता है काम। लिख लीजिए और एक बार आप ट्राई करेंगे। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6.20, 6.24, 6.25, ये एक बार आप घर पे ट्राई करना है, इजी क्वेश्चन है, हो जाएंगे। हर डालिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो वो घटिया सी लाइन आप लिख दीजिए जो आपने बचपन से पढ़ी है।
एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन कंजर्व, है ना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम इट्स वन फॉर्म टू अनदर। लिख लीजिए। देखो अब इसको हम प्रूफ करेंगे। पहला, फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी कि देखो भाई टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। कैसे करेंगे? मैं मानूंगा जमीन से किसी हाइट पर कोई m मास का ऑब्जेक्ट है जो मैं ड्रॉप करूंगा। एक पोजीशन हो गई ये, बीच में कहीं पर ये आ चुका है, पोजीशन नंबर 2, और पोजीशन नंबर 3 जब ये अबाउट टू स्ट्राइक है। जमीन से मैं मानूंगा ये h हाइट पर है, ये x हाइट पर है। मैं ये पता करना चाहता हूं कि क्या वास्तव में एनर्जी कंजर्व रहती है। तो मैं फर्स्ट वाले पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकाल दूंगा, सेकंड वाले पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकाल दूंगा, और थर्ड वाले पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकाल दूंगा। अगर ये एनर्जी बराबर आ गई तो हम कह देंगे कि एनर्जी कंजर्व है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टोटल एनर्जी का मतलब है कि मेरे को निकालनी है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। यहां पे ड्रॉप करा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। और पोटेंशियल एनर्जी यहां से निकालूंगा तो आएगी mgh। तो टोटल एनर्जी एट 1 इज इक्वल टू mgh। क्लियर? थर्ड वाले की निकालता हूं। जब मैंने इसको यहां से ड्रॉप करा है तो यहां से आते आते इसकी कोई स्पीड आ जाएगी, कोई ना कोई, ऐसे यहां भी स्पीड आ जाएगी। तो मैं पता करना चाहता हूं यहां स्पीड कितनी है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, मोशन की तीसरी इक्वेशन। फाइनल स्पीड v स्क्वायर, इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन है ग्रेविटी, और s कितनी डिस्टेंस कवर करी? h। हो गया स्पीड। अब मेरे को निकालना है टोटल एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इस जगह पर हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0 क्योंकि हाइट है ही नहीं, हाफ m, v का हो जाएगा 2gh, 2 से 2 कट गया mgh। तो टोटल एनर्जी आ गई हाफ mg। हाफ तो हाफ कट गया, 2 से 2 कट गया ना। ये वाला आप निकालिए, ये लिखिए बाकी कर। आइए, क्या निकालना है टोटल एनर्जी में? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m, यानी कि वेलोसिटी निकालते हो इस पॉइंट पर। कैसे निकालूंगा? मोशन की इक्वेशन से v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g। 2g कितनी डिस्टेंस कवर करी है इसने? यहां से यहां आया है तो h माइनस एक्स करिए ना। करा था h माइनस एक्स। इसका मतलब ये कि तुम्हें यही नहीं पता है कि इसमें s क्या है। इस इक्वेशन में तुम्हें यही नहीं पता है s क्या है। s क्या है? ट्रेवल डिस्टेंस। जब ये यहां से चला है और यहां तक आया है तो ट्रेवल डिस्टेंस कितनी हुई? इतनी ना। तो h माइनस एक्स नहीं रखोगे। इसी को फिजिक्स कहते हैं। बस यही में बच्चों को पता नहीं लगता क्या है। हाँ, कुछ भी लिख दो, ऐसे मीटर में h लिख दो, x लिख दो, कुछ भी लिख दो, ऐसा नहीं चलता। ठीक है, u तो 0 है तो v स्क्वायर आ गया 2gh माइनस एक्स। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ m 2gh माइनस एक्स। 2 से 2 कट गया mgh माइनस mgx। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत? और इस ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mg x, क्योंकि जमीन से हाइट ली है हमने हमेशा, दैट इज x। ये आ गई आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। दोनों का ऐड करो, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें। डन? अच्छा, सोचना, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ,
यहां पे था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? mgh। मैंने माना ये 100 जूल के बराबर है। यहां पर आया तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? mgh। मैंने माना ये 40 है, तो 100 जूल की एनर्जी थी, अब कितनी बची? 40। कितनी लॉस हुई? ये कहां गई? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आएगी 100 माइनस 40, यानी कि mgh माइनस mgh। चलिए देखिए, सिंस इसको दे देना इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देना इक्वेशन नंबर 2, इसको दे देना इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 to 3, total energy at 1, total energy at 2, total energy at 3 are equal, hence we can say energy remain conserved, simple। बट ये पूछेगा कोई नहीं, 9th क्लास का क्वेश्चन है ये। चलो सर, जो पूछता है वो मैं बताता हूं क्या पूछता है। प्रूफ हो गया। सेकंड लिखिए, इन सिंपल पेंडुलम, इन सिंपल पेंडुलम। इस सिंपल पेंडुलम में ये काम कैसे होता है? क्या होता है सिंपल पेंडुलम? कि आप किसी भी धागे से एक बॉल लटका दीजिए, ऐसे करके, ऐसे ऐसे लटका दी, अब इसको ऐसे करके ऐसे चला दो, ये होता है सिंपल पेंडुलम। इस मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो आप पढ़ेंगे फिजिक्स की सेकंड बुक में। उसके कुछ फॉर्मूले मैं यहां यूज करूंगा, तो फॉर्मूले मैं डायरेक्ट लिखूंगा, पर आप उसको याद करना। जब वहां पहुंचेंगे तब उनको समझेंगे कैसे आया था, कैसे नहीं आया था। तो ये होता है हमारा सिंपल पेंडुलम। इसकी एक पोजीशन में मान लेता हूं यहां पर, एक पोजीशन में मान लेता हूं यहां पर। इन 3 पोजीशन में मैं इसकी एनर्जी बताऊंगा, और ये ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके ऐसे बार बार घूम रहा है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, इस केस में ये जिस स्पीड से घूमता है उस स्पीड का फॉर्मूला है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या है ए, क्या है वाई, बाद में बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो आप यहां लगेंगे वो आएगा हाफ mv स्क्वायर, यानी कि हाफ m ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने जो पढ़ा हुआ है हाफ के एक्स स्क्वायर, वही वाला यूज हो जाएगा, बट नाम वाई है यहाँ पे। वाई क्या है? यहां से हाइट, ए एम्पलीट्यूड। इसको आप कोने पे लिख लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, जो एसएचएम से हमने इंपोर्ट करें, लिख लीजिए। ओके, अब ये एम्पलीट्यूड क्या है? सपोज करो ये आप करते हो तो ये इतना ऊपर जाता है, तो मैक्सिमम जितना ऊपर जा सकता है ये, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो सपोज करो ये यहां तक आ सकता है मैक्सिमम, तो ये चीज कहलाती है इसकी एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम हाइट। वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई तो जमीन से किसी भी पॉइंट पर हाइट है, लेकिन जो मैक्सिमम जा सकता है तब हम वाई की वैल्यू ए रख देंगे, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम कितना जा सकता है ये कहलाता है हमारे पास एम्पलीट्यूड। 3 पोजीशन काउंट कर लेते हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों पे हम टोटल एनर्जी निकालते हैं। अगर वो इक्वल आ गई तो हम कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन है। तो टोटल एनर्जी एट 1, टोटल एनर्जी एट 2 और टोटल एनर्जी एट 3 निकालते हैं। 1 पे निकालूंगा तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब ये कोई पेंडुलम ऐसे करके ऊपर जाता है, मैक्सिमम यहां पर जा सकता है, इसका मतलब यहां पे रुक गया होगा ये, तो इस मूवमेंट पर काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई इसकी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी आएगी। कितनी आएगी? y की जगह a रख दीजिए, हाफ के a स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी एट 1 आ गई हाफ के a स्क्वायर। 3 पे निकालता हूं, जब ये यहां पर आ गया है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी,
अभी जब यहां आ चुका है, यहां पे तो हाइट है नहीं इसकी, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई यहां पर 0। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम। यहां पर स्पीड पता करनी है ना, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? ये रहा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम ओमेगा। अच्छा, एक चीज और लिख लेना, यहां पर k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर होता है। ये सब आपको डायरेक्ट है। हाँ, तो या फिर ऐसा करो, हाँ, तो इसको आप लिख लो k। चलो मैं यहां लिख देता हूं, हाफ एम ओमेगा ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि हाइट है ही नहीं, और इसको मैं लिख दूंगा k, तो ये हो जाएगा हाफ k ए स्क्वायर। जोड़ दो दोनों को, हाफ के ए स्क्वायर ओवर 0 है इसी। सर ये तो एम ओमेगा स्क्वायर होता है। हाँ, k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। सेकेंड वाला अपने आप कैलकुलेट करके देखिए, ये निकला? क्या निकला? हाफ ए स्क्वायर। निकल गया सिंपल। करना ही क्या है, इस साइड पर y है, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ ही जाएगी, यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपके पास आ ही जाएगा, हाफ के वाई स्क्वायर। एम ओमेगा स्क्वायर को आप के लिख दोगे, दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा आपके पास हाफ के ए स्क्वायर। आ गया? क्या लिख देंगे? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 से तीनों बराबर आ गए तो एनर्जी कंजर्व है, खत्म हो गया। लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 to 3 total energy at 1 2 3 is equal, hence total energy of pendulum remain conserved। खत्म। ठीक है, ओके, चलिए और लिखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6.9, 6.11, 6.15, 6.26, 6.28, ये भी ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9, 11, 15, 26, 28। अच्छा सुनो, अगर आता है आपके लिए कि सिंपल पेंडुलम में एनर्जी कंजर्व रहती है, प्रूफ करो, तब सिर्फ ये मैथमेटिक्स मत लिख के आना, इसमें लिखा जाता है कंसीडरेशन। कैसे लिखते, लिख लेना इसकी कंसीडरेशन। कंसीडरेशन स्टार्टिंग में लिखी जाती है ना, स्टार्टिंग में, बाद में नहीं लिखते। स्टार्टिंग में लिखते हैं कि वी विल कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी इस हाइट पर। वो सब लिखिए, चलिए मैं लिखा देता हूँ, ठीक है। सर 9 वाला तो पावर पर बेस्ड है। क्या? 9 क्वेश्चन पावर पर बेस्ड। पावर पे बेस्ड है? यस सर, आज मैं कर रहा था देखना। तो कोई बात नहीं, 9 मत करना। बाकी पावर में कुछ भी नहीं है, देख तेरे को वर्क निकालना है ओवरऑल, फिर उसको टाइम से डिवाइड कर देना, बाकी नहीं हो तो कोई बात नहीं, छोड़ देना। चलो कंसीडर लिखना, वी विल कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम, वी विल कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास m। देखो क्या क्या यूज हुआ है इसमें, m यूज हुआ है इसमें, मैंने बता दिया m। showing simple harmonic motion SHM, showing SHM of, क्या A यूज हुआ है ना, of amplitude A, showing SHM of amplitude A and angular velocity omega, and angular velocity omega, to prove energy conservation, to prove energy conservation we will consider position 1, 2,
and 3 as shown in the diagram. Consider Position 1, 2, 3 as shown in the diagram. ठीक है, और सुनो, मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस और भेजूंगा, फोटो इसके अभी मैं भेज दूंगा खींच करके, इनको भी आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट क्लास में हम वही क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे कि कौन कौन से हुए, कौन कौन से नहीं हुए। ठीक है, और कोई डाउट है तो बोलिए, वरना आज की क्लास खत्म करते हैं।